Hello everyone, welcome to the Study Close. My name is Prashant Mishra. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 6.28 लाख करोड़ स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स के लिए। देखते हैं ये न्यूज क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन क्या है। कुछ नए इकोनॉमिक रिलीफ मेजर अनाउंसमेंट किए गए और कुछ पुराने वालों में ही अलग से पैसे दिए जाने की बात कही गई। तो धीरे धीरे देखते हैं कि सारे सेक्टर क्या है और किस तरफ इंडिकेट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पीडियाट्रिक केयर की। पीडियाट्रिक केयर मतलब चिल्ड्रन से रिलेटेड केयर, चिल्ड्रन से रिलेटेड हेल्थ हॉस्पिटल, हेल्थ केयर और बाकी चीजों की बात में 23,000 से ज्यादा रुपए एलोकेट किए गए। सारे के सारे पैसे वहीं खर्च नहीं होंगे, ये पैसे मेडिकल ह्यूमन रिसोर्स ऑगमेंटेशन में भी जाएंगे, मतलब नर्सेज स्टाफ इनको रिक्रूट करने में भी जाएंगे, एम्बुलेंसेज ऑक्सीजन प्लांट्स इनको भी खरीदने बनाने में जाएंगे। लेकिन मेन फोकस क्या होना चाहिए? मेन फोकस पीडियाट्रिक केयर होना चाहिए। इसके अलावा लोन गारंटी स्कीम की बात कही गई। लोन गारंटी मतलब अगर आप लोन लेते हो तो उसका गारंटी कौन बनेगा? उसका गारंटर गवर्नमेंट खुद बनेगा। तो ऐसे में 1.1 लाख करोड़ रुपए पे लोन गारंटी गवर्नमेंट दे रही है। वो लोन गारंटी 50,000 करोड़ पे हेल्थ सेक्टर में मिलेगा और बाकी 60,000 करोड़ बाकी सेक्टर्स के लिए रखा गया है। अब हेल्थ सेक्टर में कैसे आपको लोन गारंटी मिलेगा? तो हेल्थ सेक्टर में अगर आपके पास हॉस्पिटल वगैरह है, उसको आप एक्सपैंड करना चाहते हो, एक्सपैंड करने के लिए आप 10 करोड़ का लोन लेते हो, 10 करोड़ में 50% की लोन गारंटी कौन देगा? मतलब 5 करोड़ की लोन गारंटी गवर्नमेंट देगा। और आप अगर आप नया हॉस्पिटल खोलना चाहते हो तो 75% की लोन गारंटी कौन देगा? तो गवर्नमेंट देगा। बट शर्त यही है कि यह हॉस्पिटल जो है आपका, जो 8 मेजर मेट्रो सिटीज है वहां नहीं होना चाहिए, टायर 2 टायर 3 सिटीज यहाँ पे होना चाहिए। और गारंटी की ड्यूरेशन कितनी होगी गवर्नमेंट की? तो 3 इयर्स की होगी। तो ये रहा लोन गारंटी। आगे हो गया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये लास्ट ईयर से एग्जिस्टिंग स्कीम है। ये स्कीम किसके लिए है? ये स्कीम एमएसएमईज के लिए है। एमएसएमईज को भी लास्ट ईयर से लोन चाहिए था, वो भी स्ट्रेस में थे। लोन के लिए कोलेट्रल चाहिए होता है, तो कोलेट्रल नहीं मिलने पे उनको लोन नहीं दिया जाता। बट गवर्नमेंट ने क्या किया? गारंटी ली। गवर्नमेंट की एक बॉडी है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, उसने गारंटी ली कि एमएसएमईज को लोन दो। बैंक से बोला, एनबीएफसी से बोला, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, कि एमएसएमईज को लोन दो और गारंटी हम देंगे। तो 100% गारंटी गवर्नमेंट की बॉडी दे रही थी। अब लास्ट ईयर इसमें 3 लाख करोड़ ऑलरेडी अनाउंस किए गए हैं, जिसमें से 2.6 लाख करोड़ ऑलरेडी अवेल हो चुके हैं। इस साल एडिशनली 1.5 लाख करोड़ के अनाउंसमेंट अभी अभी किया गया है। इस लोन के अलावा अगर आप लोन लेना चाहते हो, हमारे जैसे आपके जैसे कुछ गरीब लोग अगर लोन लेना चाहें, तो उनके लिए भी वो 1.25 लाख करोड़ तक का 1.25 लाख इंडिविजुअली वो लोग लोन ले सकते हैं। ये लोन कहां से लेंगे? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लेंगे। इसमें भी गारंटर कौन बनेगा? इसमें 75% लोन पे गारंटी गवर्नमेंट देगा 3 साल तक, और वही जो बॉडी है एनसीजीटीसी, ये आपकी लोन की गारंटी लेगी बाद में। अब लोन गारंटी के लिए क्या कौन कौन लोग एलिजिबल है? तो सब लोग एलिजिबल हैं, बट वैसे लोग जो पहले से लोन लिए हुए हैं बट 89 डेज से ज्यादा तक डिफॉल्ट भी कर चुके हैं। डिफॉल्ट मतलब आप लोन नहीं दो, उसका जो इंटरेस्ट है वो नहीं पे करो, तो वैसे लोग एलिजिबल नहीं है। अब बात आती है कि क्या ऐसे लोन पे इंटरेस्ट रेट लगेगा? तो बिल्कुल लगेगा। जो बैंक है वो MCLR +2% तक इंटरेस्ट रेट ले सकती हैं। MCLR +2% मतलब MCLR बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट को। तो ये हर बैंक के लिए अलग अलग होता है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट मतलब एक बैंक मिनिमम कितने पैसे में, मिनिमम कितने इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन देती है, उसको उस बैंक का MCLR कहा जाता है। हर बैंक का MCLR अलग अलग हो सकता है। मान लो SBI का MCLR 9% है, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट पे करना होगा वो 11% से ज्यादा नहीं करना होगा। अगर 10% MCLR ICICI का है तो आपको 12% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना पड़ेगा। ये इससे गवर्नमेंट अनाउंस करती है। इसके अलावा टूरिस्ट गाइड और ट्रेवल एजेंसीज के लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। जो लोग रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो टूरिस्ट हो, टूरिस्ट गाइड्स हो, चाहे ट्रेवल एजेंसी हो, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। उनको भी 100% लोन गारंटी
दिया जाएगा और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अवेल कराएगी। साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने टूरिज्म सेक्टर बूस्ट करने के लिए 5 लाख फ्री टूरिस्ट वीजा इशू करने की बात बताई है। फ्री टूरिस्ट वीजा का मतलब अगर कोई फॉरेन कंट्री से इंडिया में घूमने आने वाला है, टूरिस्ट वीजा लेके आएगा, टूरिस्ट वीजा जब वो लेने जाएगा इंडियन एम्बेसी में, उसको क्या देना पड़ेगा? फी देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो वो फी क्या करेगी, ऐसे लोगों के लिए अभी 5 लाख लोगों के लिए वो फी वेव कर दिया गया, छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा इंडिया में आ सके और टूरिज्म सेक्टर है उसको बूस्ट मिल सके। लेकिन ये स्कीम 31 मार्च तक ही रहेगी या 5 लाख लोग, फर्स्ट 5 लाख टूरिस्ट के लिए ही रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये लास्ट ईयर से स्कीम चली आ रही है। ये स्कीम ये कहती है कि लोगों को रोजगार देना है। लोगों को रोजगार, वैसी छोटी कंपनियां जिसमें 1000 से कम एम्प्लॉय है, वो अगर क्या करती हैं, वो अगर दूसरा एम्प्लॉय हायर करती हैं जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, तो इसमें 25% पीएफ का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करेगा 2 साल तक। तो ऑब्वियस बात है कि अगर वो कंपनियां सोच रही होंगी कि चलो अगले साल 2 साल या 3 साल बाद वो अगर किसी को हायर करेंगी तो जल्दी हायर कर सकती हैं। इससे क्या होगा, उनका पीएफ का कंट्रीब्यूशन बच जाएगा जो कि गवर्नमेंट पे करेगा। इससे क्या होगा, इससे रोजगार योजना जो है उसमें प्रोत्साहन मिलेगा। और 902 करोड़ रुपए ऑलरेडी इस स्कीम के लिए लास्ट ईयर से डिसबर्स किए जा चुके हैं। उसी स्कीम को एक्सटेंड किया है गवर्नमेंट ने। पहले वो स्कीम कब तक के लिए वैलिड था? जून 30, 2021 के लिए। अब कब तक के लिए हो गया? मार्च 31, 2022 के लिए वैलिड हो चुका। फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर्स में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट एडिशनली 14,775 करोड़ का सब्सिडी और अनाउंस किया है इस साल में ही। तो टोटल फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी कितनी हो जाएगी? 42,275 करोड़ हो जाएगा। इस साल किसानों को सिर्फ रबी मार्केटिंग सीजन में ही इतना करोड़ पे किया जा चुका है। इसके अलावा ये सब्सिडी अलग से देना है। तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मैक्सिमम लोगों को पता होगा, नाम से क्लियर है। न्यूट्रिएंट बेस्ड मतलब न्यूट्रिएंट से रिलेटेड, ये यूरिया छोड़ के जो बाकी न्यूट्रिएंट बेस्ड हैं जैसे फॉस्फोटिक एंड पोटेसिक जो फर्टिलाइजर हैं, न्यूट्रिएंट के परसेंटेज के आधार पे वहां पे सब्सिडी दिया जाता है। ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, लास्ट ईयर जब कोविड आया, लॉकडाउन आया, प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन अनाउंस किया। तो अनाउंस करने के बाद क्या हुआ, जो गरीब लोग हैं उनके लिए अन्न पानी, खाना पानी वगैरह प्रोवाइड किया गया लास्ट ईयर नवंबर तक। उसी स्कीम को अभी इस साल नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है कि पुअर लोगों को फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जा सके। टोटल इसमें कितना खर्चा आना है? 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का। अभी नया जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा? 93,000 करोड़ का आएगा। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप का अनाउंसमेंट किया। जो बॉडी है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये रिसर्च वगैरह करके क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप क्या करती है? इन्वेंट करती है। तो ये क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप अगर इन्वेंट कर रही है तो किसानों को बोला जाएगा कि ये सब जो क्रॉप है उनको आप क्या करो, उनको आप रोपो, उनको आप बो। तो उससे क्या होगा, उससे क्लाइमेट रेजिलियंसी आएगी। अगर हाई ड्राउट आता है, हाई हीट आता है, फ्लड वगैरह ज्यादा आता है, तो उसमें क्या होगा, जो प्रोडक्शन वगैरह होगा वो कम नहीं होगा, प्रोडक्शन मेंटेन रहेगा और न्यूट्रिशनल कंटेंट जो होगा फूड का वो मेंटेन रहेगा। आगे से बहुत सारे लोग जो अलग से सप्लीमेंट वगैरह खाते हैं विटामिन का, उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये फूड ऑलरेडी क्या होंगे, न्यूट्रिएंट डेंस होंगे, बायोफोर्टिफाइड होंगे। बायोफोर्टिफाइड मतलब अलग से न्यूट्रिशन उसमें फोर्टिफाई किया गया रहेगा। और ऐसे 21 क्रॉप ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं या हो रहे हैं राइस में जो सोयाबीन से रिलेटेड। तो ये साथ साथ क्या करेगा, फार्मर्स के इनकम को बूस्ट करने में, डबल करने में भी हेल्प करेगा और न्यूट्रिशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा एक बॉडी है जो नॉर्थ ईस्ट में है, नेरामैक नाम से, उसको रिवाइव किया जाएगा। पहले से है वो बॉडी, 1982 में एस्टेब्लिश किया गया था। नाम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन।
उसको क्या किया जाएगा, रिवाइव, क्योंकि पैसे की कमी की वजह से ये बॉडी एक तरह से डिफंक्ट हो गई थी, अच्छे से काम नहीं कर रही थी। तो ये बॉडी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर की मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग। तो एग्रीकल्चर का मार्केट अच्छा होगा तो किसानों को अच्छा पेमेंट मिलेगा। तो ये इसके लिए भी ध्यान में रख के है कि किसानों की इनकम बढ़ाई जाए, मिडिल मैन का जो रोल है वो घटाया जाए। ये बॉडी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, 77 करोड़ से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इस बॉडी के साथ 75 फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, और साथ साथ में 12 जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर क्रॉप जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन के यहाँ पे ऑलरेडी इससे रजिस्टर्ड है। तो इसका अगर रिवाइवल होगा तो इससे नॉर्थ ईस्ट के जो पुअर किसान है, फार्मर्स है, उनको काफी हेल्प मिलेगा, उनका इनकम बढ़ेगा। नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, इसमें 33,000 करोड़ एडिशनल दिए जाएंगे। इससे क्या होगा, अगर किसी को एक्सपोर्ट करना है, उसको डर लग रहा है कि उसका एक्सपोर्ट अगर मान लो पानी में, ओशियन में अगर गिर जाए या किसी और वजह से लॉस्ट हो जाए, खराब हो जाए, तो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट इंश्योरेंस स्कीम क्या करेगी, उसको उसका बेनिफिट मिलने से, उसको अगर लॉस हो रहा है तो लॉस मिलने से रोकेगी, एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगी। तो जो लोग भी हेजिटेंट होते हैं, हेजिटेंट किस चीज में, कि उनको एक्सपोर्ट नहीं करना, तो वो लोग एक्सपोर्ट फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट में रिस्क का चांस इंश्योरेंस घटाएगा, तो इससे एक्सपोर्ट में बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा ब्रॉडबैंड फॉर विलेजेस की बात कही गई। विलेजेस की बात मतलब एक प्रोजेक्ट है भारत नेट प्रोजेक्ट। भारत नेट प्रोजेक्ट के थ्रू इंडिया के सारे ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया जाना है। तो उसमें से 1 लाख से ऊपर ग्राम पंचायत, 1,56,223 ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन ऑलरेडी रेडी है, लेकिन सारे ग्राम पंचायत में नहीं, क्योंकि फंड की स्कार्सिटी हो गई। अलग से 19,000 करोड़ का फंड फिर प्रोवाइड किया गया है, और 1000 डेज के अंदर, 3 साल के भीतर भीतर आप समझ लो कि क्या हो जाएगा, 1000 डेज की बात कही गई है, सारे पंचायत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन आ जाएगा, वहां पे पंचायत में लग जाएगा, और डिजिटल इंडिया को इससे काफी बूस्ट मिलेगा। तो इसके लिए भी एडिशनल पैसे दे दिए गए। लास्ट ईयर से एक स्कीम ऑलरेडी रनिंग है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। नाम से ही क्लियर है कि जितना प्रोडक्शन करोगे उस हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा। कैसी कंपनियों को, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों को। तो इनको ऑलरेडी लास्ट ईयर से ये स्कीम ऑलरेडी रनिंग है। इस स्कीम को कंटिन्यू कर दिया गया है 1 साल और के लिए, क्योंकि कंपनियां इसका फायदा नहीं उठा पाई। मोबाइल वगैरह मैन्युफैक्चर कंपनियां जो हैं, उसको लास्ट ईयर स्कीम के तहत बोला गया, अगर प्रोडक्शन ज्यादा करोगे इंडिया में तो उससे आपको ज्यादा प्रोडक्शन के लिए अलग से 6% 4% का इंसेंटिव दिया जाएगा। सेल्स ऑफ गुड आपका बढ़ेगा तब, उसको बस इंक्रीज कर दिया गया है कोविड को ध्यान में रखते हुए। पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, बहुत सारे स्टेट्स में पावर डिस्ट्रीब्यूशन फॉल्टी है। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्कॉम होते हैं, वो डिस्कॉम लॉस में है। लॉस में क्यों है, क्योंकि लोग का जो मीटर है वो फॉल्टी है। यहाँ पे जो वायर वगैरह कनेक्शन है, लोग वहां से इलेक्ट्रिसिटी की चोरी कर लेते हैं, ट्रांसमिशन लॉस होता है। इन सब चीजों को देखते हुए पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में इतना 3.03 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें रिफॉर्म ओरिएंटेड काम किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगी, 97,000 करोड़ से ज्यादा देगी। हर स्टेट में अलग अलग से इंटरवेंशन करने का जरूरत है। सब स्टेट में सेम इंटरवेंशन से काम नहीं चलेगा, तो स्टेट स्पेसिफिक इंटरवेंशन किया जाएगा। स्टेट एडिशनल बोरोइंग कर सकती है 4 साल के लिए इस स्कीम के लिए। कितना, उनके जीडीपी से, स्टेट के जीडीपी से 0.5% तक का वो लोग एडिशनल बोरोइंग कर सकते हैं। 25 करोड़ स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर आप समझते हो, मीटर जो लगते हैं, तो उसमें अगर स्मार्ट मीटर लग दिया जाए तो बिजली वगैरह की चोरी जो है लोगों की कम हो जाएगी, और लोग टाइम से बिल पे करना शुरू कर देंगे, बिल वगैरह अच्छे से प्रॉपर वे में आना शुरू हो जाएंगे। 10,000 फीडर, तो ये सब ऑलरेडी प्लान कर दिया गया है। और पहले से जो एग्जिस्टिंग स्कीम है, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड स्कीम है, तो इनको इसमें मर्ज कर दिया जाएगा और पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। पीपीपी प्रोजेक्ट, पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
तो ऐसे प्रोजेक्ट क्या है, जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के प्रोजेक्ट होते हैं, उनको टाइम से क्लियरेंस नहीं मिलता, तो नए तरह से पॉलिसी फॉर्मुलेट किया जाएगा, नए तरह से अप्रेजल पे वर्क किया जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट को जल्दी से स्पीड अप क्लियरेंस मिल सके और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिल सके। इस लेक्चर में बस इतना ही। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय हिंद।